Hello students, some points we have completed in previous video and now we are in the topic or okay, finally, what kind of a form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want in a democracy or must a democratic government functions with some limits? यानी कि हम किसको कहें कि वे एक जो है इस प्रकार की सरकार जो है डेमोक्रेसी में सही है? क्या वो सब कुछ कर सकते हैं वो जो चाहते हैं या उनके पास क्या होनी चाहिए, जो भी पावर होनी चाहिए उनकी कुछ लिमिट होनी चाहिए? इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स? क्या ऐसा होना चाहिए कि कुछ हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स जो हमारे पास हैं उसको भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमेशा अपने आ, उस जो हमारे जो लोगों के पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर फंडामेंटल राइट्स, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। यानी जो भी क्वेरीज आ रही हैं, जो भी एक एक इंट्रोगेशन आ रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो एक डेफिनेशन दे रखी है उसके अनुसार हमें उसमें स्टडी करना पड़ेगा एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड what is the clear definition of democracy. Okay, so we will read one by one. Major decision by elected leaders. मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनके द्वारा कौन कौन से डिसीजन लिए जा सकते हैं या लिए जाते हैं। लेट्स वी स्टार्ट द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999 and he overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. यानी कि 99 में जो है परवेज मुशर्रफ ने जो क्या किया, जिस समय आर्मी चीफ थे वो, उन्होंने मिलिट्री coup से क्या किया कि वहाँ की जो गवर्नमेंट उसको हाईजैक करके जो वहाँ से हटा दिया और जो है वहाँ की जो खुद वहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया. लेटर ही चेंज हिज डिसीजन टू प्रेसिडेंट. Later he changed his designations to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. और बाद में क्या किया कि वो आर्मी चीफ से प्रेसिडेंट बन गए और 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम लाया वहाँ की पार्लियामेंट में और अपना जो कार्यकाल है दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, और अपने कार्यकाल को उन्होंने जो है 5 साल के लिए बढ़ा दिया. Pakistani media, human rights organizations, and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan. According to this order, the president and can dismiss the national and provincial assemblies. This point is very important. This point is very important. यानी कि जब लोगों ने उनका विरोध किया कि परवेज मुशर्रफ जो कुछ भी किया वो सही नहीं है, तो क्योंकि वो राष्ट्रपति थे और उन्हें सारे पावर अपने पास रख लिए, तो उन्होंने किया कि एक 2002 में एक नया रेफरेंडम लाया, लीगल फ्रेमवर्क लाया और उसके अनुसार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का बना उसमें ही कुछ चेंजेस लाए. क्या लाए देखिए. अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड provincial assembly. you know According to this referendum, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज ऑल इन ऑल. यानी कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो सब कुछ कर सकता है, या कि वहाँ की जो है जो नेशनल असेंबली हैं, जो वहाँ की प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, वो सब कुछ डिसमिस कर सकता है. यानी द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स. तो आपने कई बार जो है सुना होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा, आपने पढ़ा होगा और कई बार देखोगा आपने कि इन प्रेजेंट टाइम वहाँ की जो इमरान खान हैं उनको कई बार जो है वहाँ की जो सेना है वो अपने हिसाब से क्या करती है, लीड करती है. यानी कि वहाँ पे जो है अभी भी जो है
सैनिक शासन, जो कभी आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा आपने कि पाकिस्तान में जो है सैनिक शासन, हमेशा सैनिक क्या होता है, हमेशा वहाँ की जो आर्मी है वो हमेशा वहाँ की गवर्नमेंट के पे क्या होती है, हावी होती है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड to the national and provincial assemblies. So Pakistan has had elections. Elected representatives have some powers, but the final powers reside with the military officers and General परवेज मुशर्रफ। अब जब लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ इलेक्शन करवाए, और इलेक्शन करवाने में क्या किया कि लोग वहाँ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, तो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो इस डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। बट एक्चुअली दे हैव नो एनी पावर, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं। पावर सारी किसके पास है, वहाँ की जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, और वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं यानी जनरल, उनके पास है। तो क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो ये बहुत सारे रीज़न है जिससे हम उनको डेमोक्रेसी का जो इनको जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का जो रूलर है वो जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है? नॉट क्वाइट। पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। वहाँ की जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उसके लिए लोग अपने नुमाइंदगी को चुनते हैं। बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट रियली द रूलर्स। लेकिन एक्चुअली वो रूलर्स नहीं, क्योंकि उनके पास कोई भी पावर नहीं है। दे कैन नॉट टेक द फाइनल decisions. The power to take final decision reset with army officers and with जनरल मुशर्रफ। सारी जो पावर है जनरल मुशर्रफ अपने पास रख रखी है, उनके पास कोई पावर नहीं है। अब तो जो हमारी डेफिनेशन है उसके अनुसार, व्हाट इज अवर डेफिनेशन? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो है जो रूलर्स हैं वो हमारे जो है लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि यहाँ क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। अब वो पूरी जो है डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं। तो उसके अनुसार क्या आता है कि इलेक्ट दे फाइनली हैव एन फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड government, but the real power is with those who are not elected in the power is with those who are not elected in the previous chapter. In previous chapter we read all about the role of the USSR in communist Poland and that of the US in contemporary Iraq. Here the real power was with some external powers and not with locally elected representatives. This cannot be called people's rules. तो यानी कि जो लोग हमारे द्वारा चुने गए हैं उनके पास कोई भी पावर नहीं है, और जो हमारे द्वारा नहीं चुने गए हैं सारी पावर उनके पास है। तो हाउ वी कैन से दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? सो व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए? दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर। हमारे पास जो फर्स्ट फीचर आ रहा है डेमोक्रेसी का वो क्या आ रहा है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रिसेट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। यानी जो फर्स्ट डेफिनेशन आ रही है, जो हमारी डेफिनेशन ये आ रही है, ये तो फिट नहीं बैठ रही है। तो ये तभी जो है कंप्लीट मानी जाएगी जो हमारी जो है ये डेफिनेशन, व्हेन वी फॉलो दिस डेफिनेशन इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट रिसेट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि हमेशा जो है जो लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके पास पूरी पावर होनी चाहिए, ठीक है ना? तभी जाके हम क्या कह सकते हैं, दिस इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। नेक्स्ट जो टास्क हमारे पास डेमोक्रेसी के लिए, वी हैव टू सिक्योर दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। free and fair electoral competitions. Free and fair electoral competitions. According to the title,
you can understand that what is the importance of free and fair electoral competition. Okay, you have to read some examples or about some countries that first example is, okay, in China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. यानी कि जो है चाइना में भी क्या होता है, प्रत्येक 5 साल में इलेक्शन होते हैं और प्रत्येक 5 साल में सरकार चुनी जाती है. यू हैव टू लिसन दिस पॉइंट वेरी केयरफुली. ओके, कि चाइना में जो प्रत्येक 5 साल में चुनाव होते हैं और वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ के पार्लियामेंट लिए क्या होते हैं, चुने जाते हैं. ओके, कॉल्ड क्वाटम्बो रेन दाइबो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसको क्या होता है नेशनल पीपल कांग्रेस. द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. यानी कि जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसके पास क्या है, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर, इसके पास पावर है टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. यानी चाइना को जो ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसको अपने देश को जो प्रेसिडेंट है उसको चुनने की क्या है, पावर है. इट हैज़ नियर बाय 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. इसमें कितने सदस्य होते हैं, 3000 सदस्य होते हैं जो ऑल ओवर चाइना से क्या होते हैं, इलेक्टेड होके आते हैं. ओके, तो ध्यान से सुनिए आप, लिसन वेरी केयरफुली, दैट सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी. अब उसमें कुछ मेंबर क्या होते हैं जो किसके द्वारा चुने जाते हैं, आर्मी के द्वारा, नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. यानी कि whoever wants fight the elections, he cannot or she cannot fight the elections according to himself. यानी अपने आप में कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता है. They should have the membership of the Chinese Communist Party. यानी कि जो भी वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहता है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होना चाहिए या उसके द्वारा क्या होना चाहिए, वो अप्रूवल होना चाहिए. ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 and 3. यानी कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हों या इसके जो अलाइड यानी इसकी जो सहयोगी पार्टी हैं उनके सदस्य हों, वो ही वहाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं. द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. इसीलिए हमेशा जो गवर्नमेंट क्या बनती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है. क्योंकि इन अ डेमोक्रेसी वी शुड हैव द ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए जिससे हम जो हैं, जो गवर्नमेंट हमें पसंद ना हो, जो व्यक्ति हमें पसंद हो उसको हम ना चुने और जो हमें पसंद हो हम उसको चुने. बट हाउ वी कैन इलेक्ट, हाउ वी कैन सेलेक्ट, बिकॉज वी हैव नो एनी ऑप्शन. हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है. तो हमको क्या करना है, we have to elected only the people who are appointed by the party, by the Chinese Communist Party. Since its independence in 1930s, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. ऐसा ही डेफिनेशन किसका है हमारे पास, एग्जाम्पल किसका है, मैक्सिको का है. वहाँ पे प्रत्येक जो है प्रत्येक 6 साल इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के लिए. द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल. और कंट्री कभी भी न तो मिलिट्री यानी सैनिक शासन में रही है, न ही डिक्टेटर्स यानी तानाशाह में रही है. बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. लेकिन 2000 तक, 1930 से 2000 तक जो है, यानी for a long time, it means that for a 70 years only the PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, won the elections. यानी हमेशा यही पार्टी है जो इलेक्शन जीत के आई. अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन. वहाँ अपोजिशन पार्टी भी है, वो इलेक्शन भी लड़ती है लेकिन कभी वो जीत नहीं पाती है. तो जो हमारी डेफिनेशन है, रूलर्स आर एक्टेड बाय द पीपल, वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं और यहाँ भी चुने जा रहे हैं. लेकिन जो अपोजिशन पार्टी वो कभी भी नहीं जीत रही है. तो द PRI वाज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस. ओके, हाउ वी कैन से दैट द डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी दैट इज, this is a real definition of democracy. The rulers are elected by the people. Whenever the PRI
was known to use many dirty tricks to win election, यानी जो PRI है वो हमेशा इलेक्शन जीतने के लिए गलत गलत तरीकों को क्या करती है, अपनाती। All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. Teachers of government schools used to force parents to vote for the PRI. Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. According to these definitions, okay, always PRI won the elections and all the government functionaries, यानी जितने भी वहाँ के जो सरकारी तंत्र हैं, चाहे वहाँ टीचर्स हों चाहे ऑफिसर्स, उनको पीआरआई के लिए ही प्रचार करना है और पीआरआई के लिए जीतने के लिए प्रयास करना है। ऑफिसर को भी वैसे करना है और जो टीचर्स होते हैं स्कूल में उनको अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलना है कि पेरेंट्स को पीआरआई वालों को ही वोट देना है। और जो मीडिया है वहाँ के जो अन्य चीज़ें हैं उन्होंने क्या करना है, हमेशा पीआरआई वालों की अच्छाई बतानी है, उनकी कमियों को छुपाना है, और जो अपोजिशन वाले हैं उनको हमेशा दोषी बताना है, उनकी हमेशा कमियां दिखानी, ताकि लोग हमेशा क्या करें, हमेशा जो है ऑलवेज दे पीपल शुड हैव टू गिव देयर वोट टू द पीआरआई, जिससे कि लोग जो है क्या कर सकें, हमेशा जो है उनके अनुसार लोगों को हमेशा जो है अपना वोट पीआरआई वालों को ही देना चाहिए। किसके अनुसार, जो पीआरआई वालों ने जो क्या कर रखी है, वहाँ की जो पॉलिसी सेट कर रखी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers। अब जो डेफिनेशन हमने तय कर रखी है उसके अनुसार क्या हो रहा है, डेफिनेशन के अनुसार लोग वोट भी दे रहे हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। The people are casting the votes and electing their rulers, but according to the free and fair election, is it good? क्या ये सही है? ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द पीपुल शुड हैव द ऑप्शन, लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वट एवर वट एवर दे वॉन्ट टू इलेक्ट, वो किसको चुनना चाहते हैं, कौन से लोग सही हो जिसको चुनना चाहें। रीडिंग दिस एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर इन चाइना, इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, they have to choose the ruling party and the candidates approved by it. Can we call this a choice? In the Mexico example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. So here are two examples, one is China and another is Mexican city। तो चाइना में हमने देखा कि लोग जो है खास इंटरेस्ट जो है इलेक्शन में लेते हैं, बिकॉज द पीपल ऑफ चाइना दे न्यू वेरी वेल दैट ऑलवेज, वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे और जानते हैं कि हमेशा जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही इलेक्शन जीती, क्योंकि बिना चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते हैं, तो दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता है। और मैक्सिमम क्या है, वह लोगों के पास राइट से वोट देने का, वो वोट देते हैं, लेकिन क्या है कि अल्टीमेटली वहाँ क्या होता है, डायरेक्टली क्या है कि हम जो है डेमोक्रेसी के लिए वोट दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली क्या हो रहा है वहाँ पे कि जो डर्टी ट्रिक्स हैं, जो वो फ्रॉड मेथड हैं, उसके अनुसार क्या हो रहा है, हमेशा जो वहाँ की पीआरआई है वही जीत के आ रही है। तो हाउ वी कैन से दैट दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन, ये कोई सही इलेक्शन नहीं है। We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kinds is not sufficient. The election must offer a real choice between political alternatives, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so. So a democracy, this is our next definition of democracy. So democracy must be based on a free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing। यानी कि ये जो हमारे पास एग्जांपल आए चाइना के और मैक्सिको के, उसके अनुसार हम जो हैं, जो हमारा कंक्लूजन क्या जाता है कि हमेशा जो है डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी डेमोक्रेसी क्या होती है, हमेशा बेस्ड होने चाहिए फ्री और फेयर इलेक्शन पे, यानी कि चुनाव जो होता है
उन लोगों को बिना किसी दबाव के, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी फेयरनेस, विदाउट एनी डर्टी ट्रिक्स, ठीक है ना, बिना किसी भय, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के इलेक्शन होना चाहिए और लोग उसको चुने जिसको वो चाहते हैं, और जो सत्ता में है उनके लिए जो है जीतने के भी चांसेस होने चाहिए, और यदि उन्होंने सही काम नहीं किया उनके हारने की भी क्या होने चाहिए, चांसेस होने चाहिए। तब जाकर हम क्या कह सकते हैं कि वी सेल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 4, यानी जो हम अलग से पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन तब हम कह सकते हैं कि वो एक सही डेमोक्रेसी है जहाँ पर लोगों के पास जो है जीतने की बराबर संभावना हो और हारने की बराबर संभावना हो, यानी कि द पीपल ऑफ द कंट्री इज ऑल इन ऑल, यानी देश की जो जनता है, देश के जो लोग हैं वो क्या है, वो एक सुप्रीम पावर है, वो जिसको चाहे उसको जिताएं और जिसको चाहे उसको हराएं। तभी जाके हम कह सकते हैं कि ये एक सही व्यवस्था है डेमोक्रेसी की। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। What are the basic necessities for a well democracy? You have know that free and fair electoral competition, 1 person 1 vote and 1 value, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने अधिकार होना चाहिए और 1 वोट 1 वैल्यू, और प्रत्येक वोट का जो है बराबर क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. This principle has now come to be accepted almost all over the world, yet there are many instances of denial of equal rights to vote, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक मताधिकार, यानी प्रत्येक जो एडल्ट सिटीजन है किसी भी देश का, जो वयस्क व्यक्ति है, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कई सारी खामियां क्या है, देखिए, इन सऊदी अरेबिया वुमन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजन्स रूल्स in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote, यानी एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनको जो है वोट देने में काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ होती है। सऊदी अरेबिया में क्या है, महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया में जो है वहाँ की जो रशियन कम्युनिटी के लोग हैं उनका जो वोट देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। वहाँ के जो वासी हैं फिजी के, उनकी वोट का वैल्यू ज़्यादा होता है बजाय उनके जो वहाँ क्या है, इंडियन फिजियन है। तो हाउ वी कैन से दिस इज अ रियल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। वट एवर यहाँ पे जो क्या हो रहा है, महिलाएं जो छूट रही हैं, यहाँ पे जो है जो अदर माइनॉरिटीज़ हैं उनको वोट देने में प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बाहर के जो लोग हैं, जो इंडियन फिजियन हैं, उनकी वोट का वैल्यू क्या है, कम है। तो जो भी एक एक्सेप्शनल है इधर, वो जो है कैसे एक अच्छी सरकार को चुन सकते हैं। तो क्या फाइनली हम किस कंक्लूजन पर आते हैं, व्हाट इज द फाइनली कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, political equality that gives us the third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value. ओके, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और जो भी व्यक्ति वोट देता है उस वोट का जो है बराबर वैल्यू होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट for rights. Rule of law and respect for rights. Okay, before this topic I would like to give you some assignment. You have to mention, you have to write all the definitions of democracy, and also you have give examples that how we can clarify the definition. Okay, now let's we start another topic in next part. Okay, thank you, and I hope that you will read whole the chapter, and when
you will read the chapter. After that you can understand clearly that what is the importance of democratic country, and what is the differences between the democratic country and non-democratic country, and which types of government is best for the people. Okay students, let's we will start the another topic in next video. Thank you.